वेलकम टू नॉलेज हंट 2.0। आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट थर्ड, जिसमें मैं आपको आगामी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को कराने जा रहा हूं। तो पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? ध्यान दीजिएगा, किस अलंकार के लिए? उपमा, रूपक, उत्श्लेष, उत्प्रेक्षा। आप अपना आंसर सोच चुके होंगे, तो इसका आंसर है उपमा अलंकार। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है। अगला क्वेश्चन है, ऋणा वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऋणा वर्ण का उच्चारण स्थान है, क्या है? जल्दी बताएं, उत्तर आप बताएं। तालु, मूर्धा, कंठ, दंत। तो इसका उत्तर होगा मूर्धा। तीसरा क्वेश्चन है, मात्रिक अर्ध समजाति का छंद है। मात्रिक अर्ध समजाति का छंद है, तो आप बताएंगे कौन सा है? तो इसमें रोला, दोहा, चौपाई और कुंडलियाँ 4 प्रकार के हैं। तो इसमें जो दोहा है होता है वह अर्ध सममात्रिक छंद होता है, जबकि रोला जो होता है वह सममात्रिक छंद है, चौपाई भी सममात्रिक छंद है और कुंडलियाँ जो हैं वह भी सममात्रिक छंद हैं। तो हमारा जो सही राइट आंसर होगा वो दोहा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा, पहला ऑप्शन राष्ट्रीय, फिर राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीयता। तो इसमें आप ध्यान देंगे, इसमें जो चौथे का आप होगा ये राष्ट्रीयता होगा। क्या होगा? राष्ट्रीयता होगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय है यह प्रत्यय के योग से बना हुआ है। तो हमारा राइट आंसर राष्ट्रीयता होगा, राष्ट्रीयता। अगला, मुक्त छंद के प्रणेता थे। मुक्त छंद के प्रणेता, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आप शायद पहले सुने होंगे। मुक्त छंद के प्रणेता थे, कौन थे? जल्दी बताएंगे आंसर। मुक्त छंद के प्रणेता कौन थे? निराला, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसका उत्तर होगा निराला। मुक्त छंद के प्रणेता मतलब प्राण देने वाले, जनक, प्रवर्तक, सब कुछ कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम जन्म के षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा? पहला ऑप्शन है रामो, दूसरा ऑप्शन है रामस्य, तीसरा ऑप्शन है रामे और चौथा ऑप्शन है रामेश। तो इसका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा रामस्य। अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1893 ईस्वी। 1893 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाक्य में कौन सा वाच्य है? ध्यान दीजिएगा, इसमें कर्मवाच्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि कर्मवाच्य वह होता है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है और इसमें कहीं कर्म है ही नहीं। अगला है कर्तृवाच्य, जो कर्तृवाच्य भी होने नहीं होगा, क्योंकि उसमें कर्ता की प्रधानता होती है। अगर हम कर्ता को बदल दें और क्रिया बदल जाए, कर्ता को बदल दें और क्रिया बदल जाए तो यह कर्तृवाच्य होगा। लेकिन अगर हम मोहन के जगह पे राधा लिख दें तो भी राधा से चला नहीं जाता, सीता लिख दें, सीता से चला नहीं जाता। मतलब हम चाहे लिंग बदलें, चाहे वचन बदलें, कुछ भी बदलें, तो उसका जो है क्रिया बदल नहीं रही, और जब नहीं बदलती तो वह कभी भी कर्तृवाच्य नहीं हो सकता। तो अब बचा क्या? अब इसमें क्या होता है? भाववाच्य। इसमें भाव की प्रधानता होती है और इसमें वह चल नहीं पाता, उसे चला नहीं जाता, वो अपनी असमर्थता को व्यक्त कर रहा है, अपने भाव को व्यक्त कर रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कवि का स्त्रीलिंग होगा, कवि का स्त्रीलिंग होगा। जल्दी से गेस करें। कवयित्री, कवियत्री, कवित्री, कवयित्री और कवयित्री, कौन सा सही होगा जल्दी से बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कवयित्री। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? इनमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? आप बताएंगे कौन सा शुद्ध वाक्य। सीता ने यह कही, सीता यह कही, सीता यह कहा। तो आपने देखा होगा कि सीता ने यह कही हो नहीं सकता, तो ये गलत। सीता यह कही भी नहीं हो सकता। सीता यह कहा, क्योंकि सीता तो स्त्रीलिंग है। तो सीता ने यह, क्योंकि कर्ता के साथ ने का प्रयोग करते हैं। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आप बताएंगे आय, व्यय, नहर और लहर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा व्यय। क्या हो जाएगा? व्यय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं चौपाई का मतलब होता है चार पैरों वाला। और जैसे चारपाई होती है, अगर चारों पाँव में कोई भी पावा छोटा होगा तो वो क्या करेगी? डगमग करने लगेगी, इसलिए वह हो नहीं सकता। इसलिए चारों पैर जिसके बराबर हो वही चौपाई, चाहे वो गाय हो उसके भी चारों पैर बराबर होते हैं। तो इस तरह से चौपाई का मतलब क्या? जहाँ बराबर हो। आप देखेंगे पहले में क्या लिखा है? 11, दूसरे में 13, तीसरे में 16 और चौथे में 15। तो जो 16 है वो बराबर है, यानी सम है। जो सम होता है वही जो है चौपाई मानी जाती है। तो जो सम होगा यानी 16 मात्राएं होगी वही चौपाई होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे ध्यान से। संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? तो पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि है? कालिदास की तो उपमा के लिए है। माघ के तो सभी के लिए है, उपमा के लिए है ना। और पद लालित्य के लिए सबके लिए, भारव की और दंडी की। तो दंडी जो है, दंडी की जो काव्य है उसमें पद लालित्य की प्रसिद्धि सर्वाधिक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दंडी। अगला क्वेश्चन है, श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है, कौन सा होता है? बताएंगे शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा शब्द अलंकार। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, इससे आपके मित्र भी अधिक से अधिक लाभ ले सकें। अगला क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। काव्य परिभाषा के प्रस्तोता हैं, मतलब काव्य की परिभाषा को प्रस्तुत करने वाले इनमें से कौन हैं? वो आपको आंसर देना है। तो ये जान लें आप सब राइट आंसर क्या होगा इसका, गेस करें आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों आचार्य विश्वनाथ। क्या हो जाएगा? आचार्य विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शन लेकर के आया हूँ आपके साथ लिए। ध्यान से देखें आप और बताएं। स्वर, व्यंजन, अयोगवाह और संयुक्ताक्षर, कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा अयोगवाह। क्या हो जाएगा? अयोगवाह। इसको अयोगवाह क्यों कहते हैं? देखिए, जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा आ धन योग और वाह, मतलब जिसका योग ना तो
स्वर के साथ होता है और ना ही व्यंजन के साथ, अर्थात ना ही उसे स्वर माना जाता है और ना ही व्यंजन। उसे हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। पहला ऑप्शन मूर्धन, दूसरा तालब, तीसरा दंत और इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे कौन से हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तालव्य। आप जान लें कि 3 प्रकार के सा होते हैं। एक होता है मूर्धन्य सा, इसको ऐसे बनता है मूर्धन्य सा। तालव्य सा आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखें। और दंत सा जो होता है वो ऐसे होता है। तो 3 प्रकार के सा होते हैं बच्चों, जिसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए और इसको एकदम ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा, हर परीक्षा में एक आध क्वेश्चन इससे बनते ही हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर, अर्ध स्वर कौन सा है? तो अर्ध स्वर जो है वो है या। 2 अक्षर होते हैं अर्ध स्वर में, एक होता है या और एक होता है वा। तो दोनों अक्षर होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक अक्षर दिया गया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? या। आगे देखेंगे, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, पहला ऑप्शन औ, दूसरा ऑप्शन ए, तीसरा ऑप्शन का, चौथा ऑप्शन ता। ध्यान से देखें तो आप देखेंगे जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा औ। ठीक है। अब अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में कितने वर्ग हैं? इसका उत्तर मित्रों आपको स्वयं देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और जितने प्रश्न आप किए उसमें से कितने आपने सही किए ये भी कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। और आपको यह वीडियो कैसी लगी आप ये भी बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।